गुड मॉर्निंग क्लास. यस क्लास. गुड मॉर्निंग क्लास. हाँ भाई, बहुत धीरे धीरे आवाज़ आ रही है आप लोगों की. चलिए जी, तो हम लोगों की बात चल रही थी किस टॉपिक पर? जल्दी बताओ. चैप्टर का नाम बेलमेंट. कितने लोग हैं इसमें? 2 लोग हैं. दोनों के नाम क्या है? एक पर्सन हमारा हो गया बेलर, दूसरा पर्सन हमारा हो गया बेली. बेलर बेली को क्या ट्रांसफर करेगा? गुड्स देगा किसी स्पेसिफिक. जैसे ही पर्पस कंप्लीट होगा गुड्स वापस से बेलर और अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ दी बेलर. अभी हम लोग कल की क्लास में बात कर रहे थे बेली की सम ड्यूटीज, है ना? तो बेली का सबसे पहला ड्यूटी क्या बात की कल अपन ने? हाँ, गुड्स को प्रॉपर केयर करना है ना? जितना एक ऑर्डिनरी पर्सन अपने प्रूडेंस से अपने गुड्स को सेव करता है, वैसे ही आपको बेलर के गुड्स को भी सेव करना है. सिंपल एक पॉइंट था. फिर उसके बाद क्या था? अनऑथोराइज यूज ऑफ गुड्स अगर हुआ तो बेलर के पास 2 राइट. एक तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करो, सेकंड नंबर डैमेजेस भी क्लेम करेगा ना, और कोई पैसा वैसा उसने कमाया, अपन ने कल जो एग्जांपल लिया था वो भी रिकवर करेगा. फिर अपन ने एक और पॉइंट ले लिया था. कौन सा अपन ने जो ले लिया था? गुड्स को टाइमली रिटर्न करना है ना? और अगर रिटर्न करने में बेली की तरफ से कोई लेट हुआ और गुड्स को नुकसान हुआ तो बेली इज रिस्पॉन्सिबल. साथ ही मैंने वो पॉइंट भी लिया था, अगर बेलर ने टाइमली एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर बेलर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा. मेरे ख्याल से लास्ट अपन ने ये 5th पॉइंट तक किया था. बीच में से भी अपने को करना है. 5th और 6th दोनों साथ में थे, 160 और 161. टाइमली रिटर्न करना, अदरवाइज डैमेजेस के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, ये हम लोगों ने किया था. चलिए, तो बीच वाला एक पॉइंट पढ़ते हैं, उससे पहले अगले 2 पॉइंट पढ़ के इसको खत्म कर देते हैं. बढ़िया पॉइंट है 163. बीकॉम के हिसाब से भी बहुत शानदार पॉइंट है. यहां लिखा है क्लेम फॉर इंक्रीमेंट. प्रोविजन क्या है? बेलर हैज ए राइट टू क्लेम द इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स बेल्ड विच मे हैव अकर्ड फ्रॉम द गुड्स वैल्यू. एग्जाम्पल चेक करो. हाँ जी, कुछ समझ आया? क्या समझ आया? यानी गुड्स में अगर किसी तरह का कोई इंक्रीमेंट हुआ है, पिक्चर देख रहे हो आप लोग इंक्रीमेंट की, बराबर? तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या इंक्रीमेंट है. तो लॉ कहता है आपको इंक्रीमेंट भी किसको रिटर्न करना पड़ेगा? बेलर जो है उसको आप जो भी गुड्स का इंक्रीमेंट है वो भी वापस से रिटर्न करने वाले हो, वो लेने के लिए एलिजिबल है. ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना? तो if A bales his cow to B and if the cow gives birth to a calf, B is bound to return the cow and the calf to A. बराबर? अब इस एग्जाम्पल के बाद आपके थॉट प्रोसेस में 2-3 चीजें आ सकती हैं. वो आ गई है, मैं समझ गया हूं, बराबर? तो चाहे जो आपके थॉट प्रोसेस में आए, रूल तो यही है, बराबर? चाहे वो काफ पहले से था, बाद में, ये प्रैक्टिकल थॉट है. अभी बैच के बाद पूछने वाले हो, है ना? नहीं तो मैसेज पे पूछोगे. मैसेज आने शुरू हो गए, डाउट्स हो रहे हैं मेरे पास में, बराबर? तो जैसे भी पूछोगे पहले क्लियर कर दूं. लॉ ने यहाँ पे ये कुछ भी नहीं लिखा कि भैया ये किधर से आया है. लॉ ने सीधा बोला कि अगर इंक्रीमेंट है तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा. मींस रिटर्न करना पड़ेगा, सीधा सीधा सा फंडा है. ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए. ठीक है, आज अपने को क्वेश्चंस भी करना है. अभी ये टॉपिक खत्म करके फिर इसी के ऊपर अपने पास एक क्वेश्चन भी है. कल अपने 1-2 क्वेश्चन और देख लिए थे, उनका थोड़ा रिटर्न प्रैक्टिस आज चालू करेंगे भी अपन. फिर आप देखें एक पॉइंट हमारे पास में और है छोटा सा. 165 क्या कहता है, चेक करो. बेलमेंट बाय अ सेवरल जॉइंट ओनर. कई बार एक गुड्स के एक से ज्यादा ओनर होते हैं, बराबर? If several joint owner of the goods bail them, the bailee may deliver them back to any joint owner without the consent of all. पहले यहां तक बात कर लेते हैं. कोई गुड्स के हम एक से ज्यादा ओनर हैं. याद आया एग्जाम्पल? एक से ज्यादा ओनर हैं, बराबर? हम 2 ओनर हैं ऐसे मान लीजिए. और अगर किसी एक पर्सन ने उस गुड्स को बेल किया, बेलमेंट पे रख दिया, अब आप दोनों में से गुड्स किसको रिटर्न करोगे? किसी भी एक को अगर आपने रिटर्न कर दिया तो बेली का ड्यूटी उधर खत्म माना जाएगा. वैलिड रिटर्न किया है. ये नहीं बोलोगे कि नहीं दोनों का प्रेजेंस होना चाहिए था या जिसने दिया उसी को वापस करना चाहिए था. ऐसा नहीं होता है. जॉइंट ओनर्स के केस में एक ही गुड्स के जब एक से ज्यादा मालिक हैं, दे आर कॉल्ड जॉइंट ओनर, है ना? तो जॉइंट ओनर में अगर आपने गुड्स किसी एक को भी वापस कर दिए तो वो वैलिड ट्रांजेक्शन होगा. लेकिन आगे लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी. ये लाइन
अनलेस अदरवाइज एग्रीड, पुरानी लाइन है भी, पुराना वर्ड है, बाय चांस गुड्स देते वक्त पहले से ही एग्रीमेंट कर लिया था कि अगर मैं गुड्स को दे रहा हूं तो गुड्स मुझे ही रिटर्न करोगे, या जब भी रिटर्न करोगे दोनों ओनर्स की या तीनों ओनर्स की प्रेजेंस में करोगे, तो फिर वैसे ही करना है। अदरवाइज लॉ का कॉमन कंसेप्ट क्या, किसी भी एक ओनर को अगर आपने वापस कर दिया तो हम मानेंगे कि हाँ गुड्स आपने प्रॉपर्ली रिटर्न कर दिए, ये अपने को यहां पे ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, सिंपल है, कोई टेंशन नहीं। तो टोटल 8 पॉइंट्स हमारे पास में है, इनमें से अब बस एक पॉइंट बचा हुआ है, फोर्थ वाला, इसको पहले खत्म कर लेते हैं, फिर रिमेनिंग टाइमिंग के अंदर हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं अभी। तो अभी इस फोर्थ पॉइंट का हेडिंग क्या है, इफेक्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ हिज गुड्स विद गुड्स ऑफ बेलर। मतलब क्या, रूल के हिसाब से, पहले रूल सुनना, इसमें अपन 3 पॉइंट पढ़ने वाले हैं, 155, 156, 157। बढ़िया पॉइंट है, सारे के सारे एग्जाम्पल आपके स्टडी मेट में भी है, जो आईसीए आपको इशू करेगा। बेली की एक ड्यूटी है, अपने गुड्स को बेलर के गुड्स के साथ में मिक्स नहीं करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स नहीं करेगा? मतलब शामिल नहीं करेगा, खास करके ऐसा शामिल जिसको शायद फिर अलग नहीं कर सकते हो। अलग कर सकते हो तब तो टेंशन नहीं है। अपन सिंपल इसको इस तरह से भी सोचो, थोड़ा सा भावनाओं को समझना कि लोग क्या कहना चाह रहा है। इसके पास में ऑलरेडी 4 गाड़ियां हैं, इसके घर पे 4 गाड़ियां हैं। मैंने बोला मैं जोधपुर से जा रहा हूं, एक दिन के लिए मेरी गाड़ी भी तेरे घर पे रहेगी। नहीं सर, लॉ में लिखा हुआ है सामान हमारे आपस में मिक्स नहीं होंगे, तो मेरी 4 गाड़ियां वहां रहेंगी, आपकी एक गाड़ी यहां रहेगी। अगर उन 4 गाड़ियों के पास में मेरी गाड़ी भी पार्क हो जाए तो क्या लॉ का कोई प्रोविजन टूटेगा क्या? क्योंकि ये मिक्सचर की कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहा है। बिकॉज यहां गुड्स को आप इजीली क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा इसका है कौन सा मेरा है, बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है। तो वो चीज सोच करके फिर अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट आया विथ द कंसेंट ऑफ द बेलर। तो मुझे थोड़ा सा ये भी सोच के बता दो, ये गुड्स का नेचर कैसा है? ऐसा नेचर है कि शायद अगर उनको मिक्स कर दिया तो फिर हम ट्रेस नहीं कर पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा किसका है। सर ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा तो हो सकता है, वो तो आपको इस थर्ड पॉइंट में दिया है। मेनली तो थर्ड पॉइंट में दिया है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऊपर भी हैं, तो पहले उन पर बात करते हैं। इफ द बेली विथ द कंसेंट ऑफ बेलर मिक्स द गुड्स ऑफ द बेलर विद हिज ओन गुड्स। आपने किसका कंसेंट लिया था? बेलर का। द बेलर एंड द बेली शैल हैव एन इंटरेस्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव शेयर इन द मिक्सचर दस प्रोड्यूस्ड। क्या मतलब होता है? जिसका जितना प्रोपोर्शन है। बेस्ट एग्जाम्पल देते हैं अपन, जो भी फ्लोर्स है, वीट फ्लोर समझ लीजिए, या इस भी तरह का, वो इनके एग्जाम्पल के अंदर बेस्ट रहेगा। क्या कहते हो भाई? मेरे पास में मान लीजिए 100 kg वीट पड़ा हुआ है, बराबर। इसके पास में भी मान लीजिए 50 kg वीट पड़ा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि उसको फ्लोर में चेंज करके देन सेल कर दें। फ्लोर मशीन इसी के पास लगी हुई है, तो मैंने अपना वीट भी इसको दिया। इसने कंसेंट ले लिया कि क्या दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा। मैंने बोल दिया यस कर दो, दोनों को मिक्स कर दो, टोटल 150 kg हो जाएगा। फिर उसको फ्लोर में कन्वर्ट करना, फिर उसको मार्केट में बेच देंगे। जो भी सेलिंग करेंगे हम, उसमें से हमारा शेयर कितना? 2:1। सही है, 100 kg मेरा, 50 kg इसका, कितना हो गया? 2:1 हो गया। तो पहला पॉइंट बहुत सिंपल, अगर बेलर की कंसेंट से आपने गुड्स को मिक्स किया है, मिक्सचर बनाया है, तो दोनों का शेयर उसमें कितना होगा? जितना जितना उनका प्रोपोर्शन है ना। अगर दोनों का 100 होता तो 1:1 हो जाता। जो भी कुछ है, ये हुआ है विद कंसेंट। आगे पढ़ो, विदाउट कंसेंट। अब विदाउट कंसेंट में हमने 2 बातें बनाई हैं, दोनों बातों को चेक करना। सबसे पहला, जब गुड्स को सेपरेट किया जा सकता हो, एंड विदाउट कंसेंट में दूसरा पॉइंट, जब गुड्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता हो, कैन नॉट बी सेपरेटेड, अलग अलग नहीं कर सकते हो। अगर अलग कर सकते हो तो कर दो अलग, लेकिन अलग करने में जो खर्चा होगा वो दोनों नहीं बांटेंगे इस बार। बेली, रीजन बोलो, क्योंकि आपने बेलर का कंसेंट नहीं लिया है। आइए प्रोविजन पढ़ते हैं। इफ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर मिक्स द गुड्स ऑफ द बेलर विद हिज ओन गुड्स, आपने उसका परमिशन नहीं लिया है ना, एंड द गुड्स कैन बी सेपरेटेड और डिवाइडेड, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिमेन इन द पार्टीज रिस्पेक्टिवली। तो गुड्स को अगर आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आपके गुड्स की ओनरशिप आपके पास ही रहेगी। बेलर की बेलर के पास, बेली की बेली के पास।
but the bailee is bound to bear the expenses of separation or division and any damages arising from the mixture. गुड्स को सेपरेट करने का जो खर्चा होगा वो सारा का सारा कौन बियर करने वाला है? बोलो, बेली ही करने वाला है. ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए. एक एग्जाम्पल है, चेक करो तो एग्जाम्पल को, फिर मैं आपको रियल एग्जाम्पल देता हूँ. यहाँ से आप डमी एग्जाम्पल पढ़ो जो यहाँ दिया हुआ, फिर मैं आपको रियल एग्जाम्पल देता हूँ. अभी पढ़िए. बेलर कौन है? बेली कौन है? गुड्स क्या है? शर्ट. अलग अलग ब्रांड के होंगे मेरे ख्याल से, है ना. उसने क्या किया, उन गुड्स को मिक्स कर दिया. देन उसके बाद में गुड्स को क्योंकि आइडेंटिफाई तो हो ही सकते हैं, तो अलग किया जा सकता है, तो अलग कर दो. अलग करने का खर्चा कौन बियर करेगा? बेली बियर करेगा. बहुत सिंपल होता है. सीधा एग्जांपल देता हूँ. अभी हम लोग ने अपना एक नया शोरूम चालू किया, बराबर. मैंने नहीं किया, मेरी वाइफ ने स्टार्ट किया. तो शोरूम का इनॉग्रेशन था. इनॉग्रेशन के टाइम पे हमको क्या करना पड़ा, क्योंकि कुछ एरिया हमको लग रहा था कि अभी सामान बन के आना है. क्लॉथ थे तो कपड़े बन के आने हैं. तो इनॉग्रेशन की डेट तो आ गई सर पे, अब क्या करें. तो मेरे कुछ और फ्रेंड्स हैं जिनका क्लॉथ का ही बिजनेस है, तो हमने उनसे बोला और उनके वहाँ से हम गुड्स उठा करके लेके आ गए. बहुत सिंपल तरीका समझ में आया. कॉमन बिजनेस तरीका है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके यहाँ हम गए और जो जो पसंद आया वो क्लॉथ हम उनके टैग लगा दिया बकायदा हमने अलग से, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए. लिस्ट बना लिया और उनके गुड्स हम वहाँ से उठा के लेके आ गए और हमारे यहाँ हमने लगा दिए कि भाई अगर ये सेल होंगे तो तुम्हारा जो शेयर है वो तुम ले लेना, हमारा जो शेयर है हम ले लेंगे, बात खत्म हो जाएगी, बराबर. अब क्या होता है कि उनके गुड्स हमारे गुड्स के साथ में अगर मिक्स हो जाए तो मिक्स हो गए, हो तो गए मिक्स, है ना. भाई मैं 500 पीस उठा करके लाया, 4000 पीस हमारे हैं, 500 पीस उनके हैं और सारे मिक्स हो गए. अब मिक्स हो गए, हो सकते हैं सेपरेट भी हो सकते हैं. ये बोलो, आइडेंटिफाई हो सकते हैं ना बहुत आराम से, क्योंकि ये बीट फ्लोर तो है नहीं कि आइडेंटिफाई नहीं होगा. कपड़े हैं, बहुत आराम से आइडेंटिफाई हो गए. लिस्ट हमारे पास भी बनी हुई थी. लेकिन क्या मैं अपने फ्रेंड को बोल सकता हूँ क्या तू आजा, खुद ही तेरे आदमी को भेज दे, वो आकर के अलग कर लेगा, 500 लेके जाएगा? नहीं, ये सारा काम मुझे करवाना पड़ेगा, बराबर. और इसका सारा एक्सपेंसेस भी कौन बियर करेगा? बेलर ही बियर करेगा. बेलर इस बार तो बेली ने बियर किया, जो भी करेगा भाई, है ना. बट ऑब्वियस है यहाँ पे बात ही क्या हुई थी, बेली बियर करेगा, क्योंकि मिक्स किसने किया और विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर. सर उसने आपको कंसेंट दिया था ना, गुड्स ले जाने का कंसेंट दिया था, अपने गुड्स के साथ मिक्स करने का कंसेंट नहीं दिया था. और अगर मैंने मिक्स किया कोई बात नहीं, कर सकते हैं, सेपरेट करेंगे. और इसमें अगर बाई चांस कोई नुकसान भी हो रहा है बेलर को, तो बेली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा. ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए. और अगर गुड्स का मिक्सचर ऐसा है जिसको आप अलग नहीं कर सकते हो, बेस्ट एग्जाम्पल, आज भी हमारे घरों में, कई सारे घरों में, ज़्यादातर घरों में गेहूं पिस करके आता है. डायरेक्टली आटा लेकर के नहीं आते हम, आशीर्वाद आटा, बराबर. आज भी गेहूं परचेस होता है पहले वीट, फिर उसको आप फ्लोर मिल पे ले जाते हो, पिसवा के लाते हो. तो अक्सर जो है आप लोगों में से गर्ल्स को ये काम दिया जाता है कि नहीं मुझे नहीं पता है, बॉयज़ को तो अक्सर दे दिया जाता है, गर्ल्स को भी आजकल दिया जाता है ना. अदरवाइज ये काम लड़कों की जिम्मे ज़्यादा रहता है, जाओ पिसवा के लेके आओ. तो उस वक्त में एक डायरेक्शन रहता है मम्मी का साथ में, वहीं खड़े रह करके पिसवा के लाना. क्यों? मैं कोचिंग आऊँगा उस वक्त के अंदर दे दूंगा, वहाँ पे वापस जाऊँगा तो वापस ले जाऊँगा. हाँ हाँ, वहीं खड़े रहना, देखते रहना उसको. क्यों? सीखना है. आगे फ्लोर मिल डाली है, भरोसा नहीं है सी होगी. फिर क्यों बोला मम्मी ने? हाँ, एक डाउट है हमारे दिमाग में कि वो अपने फ्लोर के साथ में हमारा फ्लोर जो है वो मिक्स करेगा, आटा मिक्स हो जाएगा. अच्छा, मिक्स करने के बाद पता लगा सकते हो क्या? बराबर. ऐसा वो क्रांतिवीर में नाना पाटेकर के डायलॉग की तरह, ये तेरा आटा है मेरा आटा, बता कौन सा आटा किसका है. तो प्रैक्टिकल वो खून का एग्जांपल था, मैं आटे का एग्जांपल दे रहा हूँ. तो कहने का मतलब ये है कि आप पता नहीं लगा सकते हो. तो ऐसे में अब नुकसान कौन बियर करे, कैसे नुकसान कैलकुलेट होगा, चेक करते हैं वहां से. इफ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर मिक्स द गुड्स ऑफ द बेलर विद हिज ओन गुड्स, और ऐसे आपने मिक्स किया कि इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट द गुड्स बेल फ्रॉम द अदर गुड्स, अलग करना पॉसिबल नहीं है, and deliver them back, the baler is entitled to be compensated by the bailee for the loss of the goods. और ये एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है, इस पे चेक करो. ए ने ड्रम ऑफ व्हीट फ्लोर दिया 50 रुपीज वाला, इसके पास में था, बराबर. बिना बेलर की कंसेंट के उसने अपने फ्लोर को इसके साथ में मिक्स कर दिया और उसके फ्लोर की वैल्यू सिर्फ कितनी थी?
₹25। हमारा कितना नुकसान? 25 रुपीज हमारा नुकसान हो गया। हमारे 50 के गुड्स को उसने 25 के अपने गुड्स के साथ मिक्स कर दिया। हम मिक्स करके वो तो वैल्यू उसकी खत्म कर दी, तो हम तो कितना वसूल करेंगे? 25 तो सेल से मिल ही जाएगा, लेकिन हमने जितना दिया पर ड्रम के हिसाब से 25 पर ड्रम हम रिकवर कर सकते हैं। बी मस्ट कंपनसेट ए फॉर द लॉस ऑफ इस फ्लोर। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका मतलब बहुत सिंपल पॉइंट याद रख सकते हो, अगर गुड्स को मिक्स कर दिया तो दो बातें होंगी। पहली बात, या तो रखा है विद कंसेंट, है ना, या फिर हो सकता है विदाउट कंसेंट। अच्छा, अगर विद कंसेंट है तो सिंपली क्या होगा? बोलो बोलो। जो भी उनका रेस्पेक्टिव शेयर है उसमें वो लोग डिवाइड कर लेंगे जो भी अपना प्रॉफिट रेशियो जो कुछ भी है, क्योंकि कंसेंट से हुआ है। अगर कंसेंट नहीं है तो दो बातें होंगी, या तो सेपरेटेड हो सकता है या फिर कैन नॉट बी सेपरेटेड। समझ के बात को? अगर सेपरेट हो सकता है तो कर लो ना भाई, लेकिन एक्सपेंसेस ऑफ सेपरेशन कौन बियर करेगा? जल्दी बोलो सर। ये बियर करने वाला है बेली, सिंपल। और अगर सेपरेट नहीं हो सकते हैं तो जो भी लॉस ऑफ बेलर है, जितना भी बेलर को लॉस हुआ उसके लिए लायबल कौन? बेली रिस्पॉन्सिबल होगा। इतना सा पॉइंट है, हर पॉइंट को थोड़ा सा चार्ट में डाल दोगे तो एग्जाम टाइम में रिवाइज करने के लिए ना, ये सिर्फ रिवाइज करने के लिए है। सर ऐसा चार्ट उधर बना के आ जाए तो इतना टाइम नहीं मिलेगा अपने को, है ना। अपने को पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम चार्ट भी बना दें, फिर उसका प्रेजेंटेशन भी दे दें, सब कुछ कर दें, उतना नहीं मिलता टाइम। ये सिर्फ हमारे समझने के लिए है कि एग्जाम टाइम में फटाफट वाला रिविजन करना हो तो अपने को याद रह जाएगा विद कंसेंट विदाउट कंसेंट। विद कंसेंट है तो टेंशन ही नहीं है, जितना जितना आपका शेयर है डिस्ट्रीब्यूट कर लो। विदाउट कंसेंट है तो दो बातें होंगी, या तो सेपरेट होंगे या सेपरेट नहीं होंगे। सेपरेट होते हैं तो कर लो भाई, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर बेली बियर करेगा। और अगर सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो लॉस को कौन बियर करेगा? बेली बियर करेगा। उसी का रेस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो यहां आकर के बेली का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारा हो जाएगा कंप्लीट। बराबर, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चन आंसर्स पर। पहले हाँ, ये थोड़ा सा लिखने का पैटर्न हम अपन सीख लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करिए पहले। M lends a sum of ₹5,000 to B on the security of 2 share of a limited company on 1st April 2007। मिला भाई सबको? इसका मतलब क्या है? M ने B को 2 शेयर्स का सिक्योरिटी पे कुछ पैसा, कितना पैसा को दिया है? क्या 5,000 रुपया उधार पर दिया है। मुझे आप एक तो सिंपल ये बता दो, M और B, ये पर्सन कौन है और ये पर्सन कौन है? बोरोवर। लेकिन इस बंदे ने इसके पास में शेयर्स रखे हैं, तो बेलर कौन और बेली कौन? यस, होल क्लास। पहले तो यही पहचानना पड़ेगा, नहीं तो उधर गए आंसर अपने हाथ से। बेलर कौन है? 100% ये बंदा अपना गुड्स का कौन है, क्योंकि ये अपने गुड्स गिरवी रख रहा है, तो ये बेलर हो गया। और ये पर्सन अपना कौन हो गया? बेली हो गया। ठीक है, सिंपल। आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है ऑन 15th of June 7 द कंपनी इशू 2 बोनस शेयर्स, है ना। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से वो जो दो शेयर तो प्लेज किए थे, 2 जो बोनस शेयर्स आए हैं वो भी किसके पास में आए हैं? डी के पास या एम के पास? सोचो भाई। अच्छा, लेकिन उनका मालिक एक्चुअल में है कौन? बी है। लेकिन ये शेयर्स आए किसके पास? एम के पास। अब आगे की कहानी, बी ने लोन को रिटर्न कर दिया 5,000 विद इंटरेस्ट चुका दिया बेचारे ने, लेकिन एम ने उसको सिर्फ 2 शेयर दिए जो प्लेज पे रखे हुए थे, और वो जो 2 एक्स्ट्रा शेयर आए थे बोनस शेयर्स, फोकट वाले बोनस शेयर फोकट में होते हैं ना, वो देने से वापस मना कर दिया। नाउ आपसे हमने पूछा बताओ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? देना पड़ेगा। कौन सा वाला पॉइंट लगेगा? वो अपना इंक्रीमेंट वाला, है ना। अब इसका आंसर लिखेंगे कैसे? स्टार्ट करिए, अपन आंसर लिखना शुरू करते हैं। मैं इधर से बोलता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा कि इसका आंसर किधर से बनाना है। हाँ जी, मैं पूरा आंसर सेक्शन के साथ बताऊंगा, बाकी आप पर है, आपको कितना सेक्शन याद रहता है कितना नहीं रहता है। लिखिए,
हाँ बिल्कुल, आराम से आप लोग कॉपीज वॉपीज जो भी है निकाल लीजिए, फिर हम लोग आंसर को इधर से लिखना शुरू करते हैं। हाँ जी, शुरू करूँ बोलना? यहाँ से आप देख भी सकते हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले डेफिनेशन लेना चाह रहा हूँ। अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग फिक्स तरीका होगा, सारे लोग ध्यान रखेंगे। अकॉर्डिंग सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अकॉर्डिंग सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब मुझे लिखना है इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन आपको वहां दे रखा है, आपके नोट्स में भी है, लिखना है। ऐसा नहीं कि आप अभी शॉर्ट में काम कर लो सर, ऐसे डेफिनेशन लिख देते हैं और कह देंगे यार नोट से कॉपी कर लेंगे। नहीं, अभी करना है आपको। लिखिए, बेलमेंट इज एन एक्ट, पूरा एक आंसर फ्रेम करिए ढंग से, बाकी क्वेश्चंस घर से करने हैं आपको आज। बेलमेंट इज एन एक्ट whereby goods are delivered by one person, पूरा डेफिनेशन लिखना है। डिलीवर्ड बाय वन पर्सन टू अनोदर, वन पर्सन टू अनोदर फॉर सम पर्पस, फॉर सम पर्पस। Bailment is an act whereby goods are delivered by one person to another for some purpose on a contract that, इसको आप अपनी लैंग्वेज में चेंज भी कर सकते थे थोड़ा बहुत, मैं एज इट इज ले रहा हूं। ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द गुड्स शेल on a contract that the goods shall, when the purpose is, when the goods shall, जिस तरह से वहां लिखा हुआ देखो, when the purpose is accomplished, be returned, when the purpose is completed या accomplished, be returned, or otherwise disposed of, or otherwise disposed of according to the directions, according to the direction of the person delivering them, according to the directions of the person delivering them, according to the direction of the person delivering them। अब इसको कोई चाहे तो अपने हिसाब से सिंप्लीफाई कर सकता है, टेंशन नहीं है। आप ये भी लिख सकते थे, बेलमेंट इज एन एक्ट वेयर बाय द गुड्स आर डिलीवर बाय बेलर टू बेली, हम लिख सकते हैं, टेंशन नहीं है। अच्छा, लास्ट वाली लाइन में भी जो इतना है ना, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ दी बेलर, सिंपल। ये पूरा लिखें ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम, सीधा लिखो ना बेलर और बेली, क्योंकि हम यहाँ पे अब बेलमेंट का बस सिंपल समझाना चाह रहे हैं कि यस सर ये डेफिनेशन बेलमेंट की होती है। तो क्योंकि अगली लाइन तो अपन देने वाले नहीं है कि कुछ बिल करने वाले को बेलर बोलेंगे और दूसरे वाले को बेली बोलेंगे, तो इसी के अंदर वो काम कर दीजिए। फर्स्ट पर्सन इज बेलर, सेकेंड पर्सन इज बेली, इतना हमने लिख दिया, ठीक है। ये लिखने के बाद अभी प्रोविजन हमारा खत्म तो हुआ नहीं है। हाँ, क्या हो गया? एसी ऑन करवाना है, ठीक है, ये वाले ऑन रहने दूं, ठीक है। अभी ऑन किया ये मैंने, इधर से ये ऑफ कर दिया क्या? अच्छा, वो उसको बोला था मैंने कि 10 मिनट से बंद कर देना, चलो अभी करवा देता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट सेंड कर लेगा बस। तो एक प्रोविजन बता दूं, फिर ऑन करवा देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो प्रोविजन अभी अपना खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हमने खाली बेलमेंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया है। फिर अगली लाइन में अपने को क्या लिखना चाहिए, कहां से लाऊं प्रोविजन, क्या बता रहे थे आप? कौन सा था? 163 पर, ये वाला, ठीक है। तो क्या सीधे शुरू कर दूं, बिल्डर हैज राइट टू क्लेम द इंक्रीज? क्या करूं मैं? अकॉर्डिंग, चलो लिखो, अकॉर्डिंग सेक्शन 163, अकॉर्डिंग सेक्शन 163, अब पूरा लिखने का जरूरत नहीं, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 चल ही रहा है। अकॉर्डिंग सेक्शन 163, बेयर हैव some rights
अगेंस्ट द बेली। ये बेलर का राइट ही है ना, बेली की ड्यूटीज हो गई, बेलर का राइट हो गए, कोई चालू अपना राइट से हो रहा है तो अपन इस तरह से लिखेंगे तो ठीक रहेगा। अकॉर्डिंग सेक्शन 163 बेलर हैव सम राइट अगेंस्ट द बेली, वन ऑफ द राइट इज, या वन ऑफ द राइट, फिर ये वाली लाइन एज इट इज लिख दो अपने हिसाब से, बेलर हैज राइट टू क्लेम, या वन ऑफ द राइट टू क्लेम द इंक्रीज और प्रॉफिट। जो लाइन्स आप यहां पे देख रहे हो, राइट टू क्लेम द इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स बिल्ड, right to claim the increase or profit from the goods bill which may have occurred from the goods value। ठीक है, यहां कितनी लाइन्स हो गई? लगभग 5-6 लाइन्स तो हो गई होंगी, ज्यादा हुई है। इतना हमारा वो अब सबका हैंडराइटिंग कितना छोटा बड़ा कैसा गैप वैप पे डिपेंड करेगा, इतना हमारा प्रोविजन लगभग आना ही आना चाहिए। मैं अच्छा कुछ एक्स्ट्रा और कोई लिखना चाहता है मान लो, तो आप इसमें प्लेज वाला पॉइंट जब पढ़ लेंगे तो वो भी डाल सकते हो। एक्चुअली इट इज अ मैटर ऑफ प्लेज ऑल्सो, तो आप ये भी लिख सकते हैं प्लेज इज अ वैरायटी ऑफ बेलमेंट, ये भी लाइन आप लगा सकते हैं। जब आपको मैं प्लेज पढ़ा दूंगा तो आप वहां से भी थोड़ा मैटर ला सकते हैं। अदरवाइज इतना लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करके अब हम क्वेश्चन का डिटेल डालेंगे, जैसा हमेशा डालते हैं। इन दिस क्वेश्चन लिखिए, अगली लाइन में इन दिस क्वेश्चन क्या हुआ, उसको पड़ोसी तुम्हारी है इधर ही है, क्या हो गया बेटा, सर दर्द हो रहा है, अभी ऐसे चलवा, तो ऐसे ऐसे नहीं करो, चलवा रहा हूं ना मैं। हाँ जी, लिखो लिखो भी लिखो, अभी हो रहा है चालू हो रहा है। अभी क्या है, मौसम थोड़ा गड़बड़ है, ठंड वाला भी है, स्वेटर नहीं पहनेंगे तो ठंड लगेगी, पहनेंगे तो गर्मी लगेगी, पर अभी फिलहाल इधर। हाँ जी, लिखो लिखो, क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या लिखें बताओ, कौन बता रहा है अभी, मैं क्या लाइंस लिखूँ मैं यहाँ पे? अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन एज इट इज लिख दूँ क्या, तो शॉर्ट कर दूँ इसको? करो तो देखें कैसे करते हो, एक हाथ से पूछूंगा फिर मैं, करो अपना अपना करो एक बार, नहीं तो मैं बोलूंगा भी यहां से, अपना अपना करिए एक बार। क्वेश्चन को कैसे डिस्क्राइब करोगे, जिसको नहीं समझ में आता है डिस्क्राइब कैसे करना, लगा दो पूरा क्वेश्चन, चलेगा, टेंशन नहीं है, फिलहाल आंसर बनना है अपने को। लिखिए कैसे लिख रहे हैं आप लोग। तो अभी आपने यहां पे लिखा, जैसा इन्होंने लिखा, इन दिस क्वेश्चन एम हैड lent sum of rupees 5,000 to B on security of 2 शेयर। अब इन्होंने लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2007, ये नहीं रहे तो भी चलेगा, डेट्स के इतना जरूरत अपने को यहाँ पे अब नहीं है, ठीक है। 15 जून भी जरूरत नहीं है। द कंपनी इशूड 2 बोनस शेयर, हाउएवर व्हेन बी रिटर्न द अमाउंट ऑफ लोन विद इंटरेस्ट एम रिटर्न ओनली 2 शेयर विच वर प्लेज एंड रिफ्यूज टू रिटर्न द बोनस शेयर। एक तरह से क्वेश्चन आपने लिख दिया है। इसको शॉर्ट करना होता तो क्या करता मैं, सीधा किस तरीके से लिखा है क्या, शॉर्ट बोलो तो। हाँ बोलो। एज वेल एज द बोनस शेयर, सिंपल है। तो क्वेश्चन को आप अगर नहीं ज्यादा वहां पे दिमाग लग रहा है तो एज इट इज नोट करिए, थोड़ा सा शॉर्ट करिए, या जैसा इन्होंने किया सीधा सीधा सा क्वेश्चन की 2-3 लाइंस पर क्वेश्चन का लाइंस डालना है। फिर से आपको बता देता हूं कि जब आप फाइनल आंसर लिखोगे तो आपका एक कनेक्टिविटी उससे चाहिएगा अपने को, जब तक वो कनेक्टिविटी सेट नहीं होगा तब तक अपने को मार्क्स मिलने वाले वहां पे नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप जैसा हम हमेशा करते आए, फाउंडेशन वाले जितने भी हैं सबको अच्छे से पता है, सबसे पहले आंसर में दिया जाता है प्रोविजन। चालू ही हम अकॉर्डिंग से करते हैं, फाउंडेशन करके आए हो, टेंशन नहीं है। प्रोविजन के बाद यहां पे हम लोग समझा देते हैं क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन का समरी है उसको समझाइए। केस रेफरेंस यहां पे कोई है नहीं हमारे पास में, नहीं तो वो भी लगाते। फिर अपने को कंक्लूजन या इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल आंसर, वो देना चाहिए। तो फाइनल आंसर इसका किस तरीके से देंगे, क्या लिखूं मैं, ऑन द बेसिस ऑफ या अकॉर्डिंग अबव प्रोविजन। लिखिए लिखिए लिखिए, फाइनल आंसर लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजन, ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजन।
सिंपल, वन लाइन में खत्म कर सकता हूं. बी इज या बी इज एंटाइटल्ड, जैसे मैंने वहां दिया भी हिंट में, बी इज एंटाइटल्ड टू गेट बोनस शेयर्स. बी इज एंटाइटल्ड टू गेट बोनस शेयर्स. सिंपल, बराबर. या कोई ऐसे भी लिख सकता है कि एम हैव टू रिटर्न दी बोनस शेयर, सो टू बी, सो बी इज एंटाइटल्ड टू गेट दी बोनस शेयर्स बैक. ये अपने को उसके अंदर लिखना चाहिए. ये आप लोग मेनली ध्यान में वहां पे रखने वाले हैं. ठीक है, कोई टेंशन नहीं. तो ऐसे अपना आंसर जाएगा. तो आज आप लोग अपना अपना कॉपीज में क्या क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं अपन, है ना. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 तो भी अपने कर ही लिया. एक क्वेश्चन नंबर अपने पास में और है 6 वाला, वो भी अपने को कर लेना है. बराबर. बिल्कुल इसी तरीके से फिर से आपको मैं बोल देता हूं, अगर थोड़ा सा भी आपने नेग्लिजेंसी रखा, यार कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो फिर पहली बार आप करेंगे एग्जाम में, वो होगा आपका प्रैक्टिस नवंबर में. फिर आपका रियल एग्जाम होगा मई 21 में. बराबर. तो चॉइस आपकी है कि आप किस तरीके से इसको करना चाह रहे हैं, ध्यान रखेंगे. चलिए जी, हाँ जी, यहां तक में कोई कंफ्यूजन डाउट हो तो पूछो, फिर मैं आ रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट पे. यस क्लास, यहां तक में कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन? कुछ भी नहीं. बेलर और बेली के राइट्स एंड ड्यूटीज पे हम लोग बात काफी कुछ कर चुके हैं. अब एक खास बात अपने को यहां पे दिख रही है, और खास बात के बाद का जो सेक्शन दिख रहे हो ना, ये तो मैं आपसे पूछने वाला हूं. कौन सा वाला? वो अपना फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स वाला. बराबर. और पहले बात कर लेते हैं बहुत खास बात. अब खास बात क्या है? ही खास ये देखो क्या लिखा है. इफ द बेलर हैज नो टाइटल टू द गुड्स and the bailee in good faith deliver them back to or according to the direction of bailor, the bailee is not responsible to the owner in respect of such delivery. Section 166. सर ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे? बहुत ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया पॉइंट है. मैं लैंग्वेज वापस पढ़ता हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा. इफ द बेलर हैज नो टाइटल, इसका क्या मतलब हुआ भाई? जो बेलर है, जो गुड्स दे रहा है, उसके पास गुड्स की ओनरशिप नहीं है, वो मालिक नहीं है. कहां से लाया गुड्स? किधर से चोरी वोरी करके लाया. एंड बेली इन गुड फेथ, बेली ने भरोसे में उन गुड्स को अपने पास में रख लिया होगा, और फिर क्या किया होगा? डिलीवरिंग देम बैक टू और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ बेलर. तो सवाल है, ये जो ट्रू ओनर है, ये बेली को जाके पकड़ सकता है क्या कि तूने गुड्स उसको कैसे दे दिए? गुड्स तो मेरे थे, मुझे देने चाहिए थे. बेली इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द ओनर इन रेस्पेक्ट ऑफ सच डिलीवरी. तो हमारा ये जो स्टार्टिंग वाला एग्जाम्पल था ना, वो अपन यहां पे भी लगा सकते हैं, ये वाला है ना. विदुषा वाला एग्जाम्पल अपना यहां लग जाएगा एज इट इज. चलिए इसको ऐसे उठाते हैं अपन. बंडी बबली पिक्चर आपने देखी हो तो इनका काम ही ये था, क्या? लोगों को टोपी पहनाना. बराबर. तो इन्होंने क्या किया कि ये जो कार है इसको चुरा लिया. ये भाई साहब जो हैं, ये हैं कार के रियल ओनर, लेकिन इनकी कार को चुराया किसने? बंटी और बबली ने. और चुराने के बाद इनको पता था कि भाई कार चोरी हो गई, इतनी महंगी कार है, तो सब तरह पुलिस ढूंढेगी कार को, जैसे अपन प्रैक्टिकल पिक्चरों में देखते हैं. तो अभी इस कार को कहीं पे सेफ जगह पे रख दिया जाए. तो ये अपना छोटा पुजारी, छोटा पंडित के पास पहुंच गए, और इसको जाकर के कहा कि इस कार को अपने पास में 10 दिन तक के लिए रख लो, हमारी कार है, इसको रखो. तो ये बंदा, तो यहाँ पे ये लोग कौन हो गए? बेलर. और ये पर्सन कौन हो गया? बेली. अब ये जो बेचारा है, इसने गुड फेथ में कार को रख लिया है. हाँ? सर गुड फेथ कैसे प्रूव होगा? बिना किसी नेग्लिजेंसी के, ढंग से पता करके उसने पता किया. और ये तो होशियार लोग थे, इन्होंने बहुत आराम से प्रूव कर दिया कि कार हमारी है. अच्छा, फर्जी पेपर भी हो सकता है बना लिए हो कार के, और देख ले भाई. अच्छा, वैसे भी आप किसी के पास 10 दिन कार रखने जा रहे हो और जिन लोगों को आप पहले से जानते हो, तो शायद ये पूछोगे भी नहीं कि चोरी की है कि तुम्हारी है ना. सिंपल यार, ये भी नई गाड़ी किसी की है तो हम लेके आए, हमने खरीद ली है, तेरे पास 10 दिन तक, और हम आ रहे हैं 10 दिन बाहर जाके, तब गाड़ी को वापस लेकर के जाएंगे. इस भरोसे पे उसने गाड़ी को रख लिया है. अब सवाल है, जैसे ही बेलमेंट का टाइम कंप्लीट होगा, बेली का क्या ड्यूटी है? कुछ को रिटर्न करे. किसको? बेलर को या रियल ओनर को? अच्छा, इस बीच में उसको पता भी लग चुका है, तो
तो भी लॉ कहता है कि वो तो बेलर को ही गुड्स रिटर्न करने वाला है, समझ रहे हैं आप। और ऐसे में आप बेली का अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते कि तुमने उसकी मदद की, चोर का तुमने साथ दिया, क्योंकि सबसे बड़ी बात इस बेचारे को प्रूव एक ही चीज करनी है, गुड फेथ की। सब मैं तो ईमानदार था बराबर, मुझे नहीं पता कि ये गाड़ी किसकी थी, मैंने अपने पास में रखी। अब सवाल मेरा यहां पे एक और है, फिर तो गलत हो जाएगा। सर गलत क्यों हो जाएगा? एक बार गुड्स ये इसको दे देगा, फिर इनसे अपन रिकवर कर लेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि ये अपने जो विजूसा है ये डायरेक्टली गुड्स बेली से उठा लें? डायरेक्टली पता लग गया हमको, हम पुलिस लेके पहुंच गए, ये अपना छोटा पुजारी कह रहा है नहीं नहीं लॉ में लिखा हुआ है मैं तो उसी को वापस करूंगा। हम कह रहे हैं अरे भाई उसको नहीं करना है, ये मालिक होगा मालिक, मैं तो बेलर की ड्यूटीज हैं वो फॉलो करूंगा, बेलर के लिए मेरी ड्यूटी है, लॉ ने लिख के दिया है मुझे। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, क्या उसमें कोई इंफॉर्मेशन है क्या खास बात में? ही अगला पॉइंट एक और है, चेक करो। ओनर ऑफ द गुड्स मे अप्लाई टू द कोर्ट टू स्टॉप द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बेलर एंड टू डिसाइड द टाइटल द गुड्स। बात समझ में आई? बेलर को भी हमने राइट दिया, सॉरी रियल ओनर को भी हमने राइट दिया। क्या राइट दिया? सिंपली उसको कोर्ट के पास जाना है और कोर्ट से लाना है स्टे ऑर्डर। याद आया? ये स्टे ऑर्डर लेकर के हम छोटा पुजारी के पास पहुंचेंगे और फिर उसको दिखाएंगे, ये देख ले भाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, अभी तुम उस कार को उन दोनों बंदों को वापस नहीं करोगे तभी आपके पास में राइट्स है, अदरवाइज होने वाले नहीं है। तो प्रोविजन बहुत सीधा सा है, गुड्स का टाइटल बेलर के पास में नहीं है। किसको दिए उसने गुड्स? बेली को। बेली ने कैसे रखे उनको? गुड फेथ में, भरोसा करके, है ना, विश्वास करके, भरोसा करके गुड्स अपने पास में रखे। वापस किसको रिटर्न करेगा? बेलर को। यहां बेली लायबल है क्या? नहीं है। ट्रू ओनर अगर ये डिलीवरी रोकना चाहे तो क्या करें? कोर्ट से स्टे ऑर्डर ला सकता है, अपना टाइटल प्रूव करेगा कोर्ट को, सर मैं मालिक हूं, तो जाकर के आप गुड्स की डिलीवरी रोक सकते हो। अदरवाइज इधर बेली का रेस्पॉन्सिबिलिटी होने वाला नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना है। हाँ जी, एक मिनट, पता कब है? गुड्स बेलमेंट पे रखते हुए तो नहीं था, नहीं तो गुड फेथ होता ही नहीं। बीच में भी अगर उसको पता लगता है, उसके पास ऑप्शंस हैं, खुद ही ओनर को बता दे और ओनर को कह दे सर कोर्ट से स्टे ऑर्डर, फिर वो खुद ही ले आएगा स्टे ऑर्डर। अदरवाइज यहाँ पे मतलब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसलिए मैंने आपको कहा कि बीच में भी अगर उसको पता लगता है तो प्रैक्टिकली गुड्स में यहाँ पे, अच्छा अब यहाँ इनका क्वेश्चन अच्छा है, सर पता लगते हुए भी अपन उसको गुड्स दें तो ये तो सर गलत है। गलत नहीं, ऐसे में आपके पास सिंपल ड्यूटी क्या बनती है? आप इन्फॉर्म कर दीजिए पुलिस को, बेलर जो रियल ओनर है उसको इन्फॉर्म करिए, फिर वो इस लॉ के प्रोविजन का फायदा उठा करके अपने आप से गुड्स को अपने पोजीशन में ले लेंगे, तो हमारा बेलमेंट भी फॉलो हो जाएगा और जो नॉर्मल लॉ बना हुआ है वो भी अच्छी तरह से फॉलो हो जाएगा। हाँ, बीच में पता हो गया, मैं इसी और पॉइंट पे आऊं, ये पता कैसे चलेगा कि उसको पता है? सुना, 5वें दिन उसको पता लग गया, उसे किसी को नहीं बोला, 10वें दिन पे जब बंटी बबली आए इनको कार पकड़ा दी, फिर अब बोलो, अब क्या होगा? बोलो, क्या आप उनको लायबल कर सकते हो क्या? इस छोटा पुजारी को लायबल कर सकते हो क्या? कैसे लायबल करोगे? सर इसको पता था फिर भी उसने गुड्स जो है अपने पास में रखे। लॉ ने सीधा पॉइंट क्या बोला? पॉइंट को वापस पढ़िए, इफ द बेलर हैज नो टाइटल टू द गुड्स एंड द बेली इन गुड फेथ डिलीवर देम बैक। बोलो, वापस देते वक्त भी बेली को बेचारे को पता नहीं था और बीच में पता हो गया और हमने प्रूफ, इसलिए मैंने आपको कहा एक ही चीज जो मेन प्रूव करनी पड़ेगी और वो क्या होगा? गुड फेथ। अगर ये प्रूव हो गया कि गुड फेथ नहीं है और तुमने गुड्स वापस से उसको रिटर्न किया है, तो यहां पे बेली को भी अपन पकड़ने वाले हैं, वो भी बराबर के लिए डैमेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, चोर की मदद करने वाला भी चोर होगा। ये कंसेप्ट अपना जो कॉमन इंडियन पिनल कोड का भी समझें, वो यहाँ पे काम आ जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस पूरी सिचुएशन को वापस समझिए। सिचुएशन नंबर 1, बेलर कार का ओनर नहीं है, कार कहाँ रखी उसने? बेली के पास। बेली ने उसको गुड फेथ में रखा और ये गुड फेथ कब तक था? गुड्स को रिटर्न करने तक। समझ रहे हैं बात को? रिटर्न करने वक्त भी गुड फेथ है और आपने गुड्स को रिटर्न किया तो यहां बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा, बेलर उसको कैसे, सॉरी ओनर उसको कैसे रोक सकता है? कोर्ट से स्टे ऑर्डर ला करके ओनर उसको रोक सकता है। सिचुएशन नंबर 2, बेली को डिलीवर करते वक्त में नॉलेज में आ गया कि कार चोरी की है, गुड फेथ गया
और गुड फेथ जब जाएगा तो फिर बेली खुद भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, क्योंकि लॉ उसको माफ कब कर रहा है, उसकी जिम्मेवारी लाइबिलिटी कब खत्म कर रहा है, जब गुड फेथ में। और वो भी क्या लिखा है, इन गुड फेथ, वो भी कब, डिलीवर्स देम बैक। ये अपने को ध्यान में यहाँ पे रखना चाहिए। ठीक है, क्लियर कट मैटर। वापस जाके एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको। अब मुझे आज का सबसे आसान पॉइंट बस बता दीजिए, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स क्या होता है। मैं तो इधर से पढ़ ही नहीं रहा हूं उसको, क्योंकि आप सबको आता है, फटाफट बता दो। अच्छा, मैं इतना बता देता हूं, ये एक तरह का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है ना, अर्ध अनुबंध है। जो हिंदी मीडियम वाले भी हैं, आज हिंदी के नोट्स आपको मिले, उसमें से पढ़िएगा, घर जाकर के दिक्कत आती है तो पूछिएगा मुझसे। अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में खोए हुए सामान को पाने वाला, इट्स कॉल्ड फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, है ना। हाँ, क्या यहाँ पे भी बेलमेंट है क्या, फटाफट बोलो। बेलर कौन है, जो गुड्स का रियल ओनर है। बेली कौन है, जो फाइंडर है, जिसको गुड्स मिला, पड़ा हुआ सामान मिला, वो अपना बेली हो गया। बेलर और बेली बराबर। ड्यूटीज बोलो बेली की ड्यूटीज इधर क्या है, बहुत सिंपल, सबको आती है। और भरोसा करिएगा, क्वेश्चन आएगा भी नहीं इसके ऊपर। इंटर दिया तुमने, इंटर दिया, अभी फाउंडेशन में नहीं हो तुम लोग, रिवीजन क्लास नहीं चल रही है ना। अपन इंटर में आ चुके हैं बराबर। तो उधर फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंटर में, क्योंकि फाउंडेशन में बनता है आजकल इसका क्वेश्चन क्वासी से। तो अपने यहाँ से बहुत रेयर, अभी तक तो नहीं बना। अब आप लोग बहुत किस्मत वाले, अगर बन गया तो बात अलग है, अदरवाइज अभी तक नहीं बना फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स पे इंटरमीडिएट में। तो मुझे फटाफट से बताओ, ये जो फाइंडर है, बेली है, इसकी ड्यूटी नंबर 1, गुड्स को लुक आफ्टर करे, ढंग से केयर करे, संभाल करके रखे। सेकेंड, ट्रू ओनर को, मालिक को ट्रेस करे, ढूंढे, और जब मिल जाए तब गुड्स को रिटर्न कर दे, और गुड्स को खुद यूज में न ले। सिंपल, सबको आता है, मैं पढ़ भी नहीं रहा हूं ये टॉपिक वहां से बराबर। राइट्स बोलो इसके, गुड्स रिटर्न जब करेगा उस वक्त में इसके खुद के जो एक्सपेंडिचर हुए, ये लुक आफ्टर करने में, ट्रेस करने में, वो सब अपन रिकवर कर लेंगे। सही है। फिर 2 कंडीशंस में ही हैज राइट टू सेल दी गुड्स। बोलो बोलो, हिंदी वालों भी 2 कंडीशन में बेच सकता है माल को। अगर गुड्स पेरिशेबल हो, हिंदी वालों, नाशवान प्रकृति के गुड्स, खराब होने वाले गुड्स है ना, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, खराब हो सकते हैं, बेच दो भैया, पैसा ले लो। एक और पॉइंट है, गुड्स की वैल्यू के 2/3 के बराबर अगर खर्चा कर दिया है तो आपको गुड्स को सेल करने का राइट मिल जाएगा। ये अपने को ध्यान में यहाँ पे रखना चाहिए। सबको आता है ये पॉइंट। तो ये पॉइंट पे 2 सेक्शंस हमारे कवर थे, 168 और 169। ये आप लोगों को खुद को ही पढ़ना है फटाफट, 5 मिनट में रिवीजन। बेलर के कुछ राइट्स है, फटाफट बोलो। सॉरी, ड्यूटीज है। बेलर की ड्यूटी नंबर 1, सबसे पहला, डिस्क्लोज दी डिफेक्ट ऑफ दी गुड्स। डिस्क्लोज करे कौन से गुड्स के सारे डिफेक्ट, बराबर। नहीं किए तो लाइबल होगा। 2 बातें होंगी, या तो ग्रेजुएटस या नॉन ग्रेजुएटस। सर ग्रेजुएटस वाला है तो अवेयर और नॉट अवेयर, अवेयर है तो, नॉट अवेयर है तो, नॉन ग्रेजुएटस है तो लाइबल रहेगा। सेकंड पॉइंट क्या है, रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। इसमें भी 2 बातें, ग्रेजुएटस नॉन ग्रेजुएटस। ग्रेजुएटस है तो एक्सपेंसेस जो भी बेली खर्चा कर रहा है वो सब तुमको देना पड़ेगा, बराबर। और अगर पैसा ले रहे हो तो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस बेली के, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेलर के, पैसा दे रहा है। तीसरा नंबर, थर्ड, टर्मिनेट कर सकता है। ग्रेजुएट्स वाला भले ही हो, हम टर्मिनेट कर सकते हैं, हमारा राइट है। हाँ, टर्मिनेट करते वक्त बेलर का राइट है, लेकिन बेली को जो नुकसान हुआ वो वापस से रीएम्बर्स करेगा। सिंपल। नंबर 4, गुड्स को रिटर्न करने में, एग्जाम्पल वो वाला उदयपुर से जोधपुर गाड़ी लाने वाला, रिटर्न करने में बेली के एक्सपेंडिचर, बेलर उसको वापस से पे करेगा ना। नंबर नेक्स्ट, गुड्स जब भी बेली टाइम पे रिटर्न करे तो बेलर को एक्सेप्ट भी करना है। नहीं किया और नुकसान हुआ तो बेलर खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, ये अपने को ध्यान में रखना है ना। फिर उसी तरीके से आपने बेली की ड्यूटीज और बेलर के राइट्स पढ़े, फटाफट नंबर 1 बता दो। सबसे पहला, प्रॉपर केयर करे भैया, बेली का ड्यूटी है। नंबर 2, गुड्स का अनऑथराइज यूज नहीं करना है, किया तो क्या होगा, बेलर हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा भी, साथ में डैमेजेस भी रिकवर करेगा। नाउ मिक्सिंग ऑफ दी गुड्स विद कंसेंट हो तो जो भी तुम्हारा प्रपोर्शनेट है उसमें शेयरिंग कर लो। अगर विदाउट कंसेंट है तो 2 बातें होंगी, सेपरेट हो सकता है, सेपरेट अगर हो सकता है तो कर लो, सेपरेशन का एक्सपेंसेस बिल बियर करेगा। सेपरेट नहीं हो सकता है तो जो भी लॉस है उसको बिल बियर कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट, जल्दी टाइम कंप्लीट होने में गुड्स को
रिटर्न करना है, नहीं तो नुकसान के लिए रिस्पॉन्सिबल हो आप। चलो और, हाँ अगर डिले हो गया तो डैमेजेस के लिए बिली रिस्पॉन्सिबल है। और भी तो था, अगर गुड्स में किसी तरह का इंक्रीमेंट है तो बेली बेलर को वापस करेगा, रिटर्न करेगा। अच्छा जॉइंट ओनर्स में तो किसी भी एक को कर दो, हम मान लेंगे आपने कुछ सबको रिटर्न कर दिए हैं, अनलेस अदरवाइज एग्रीड वाला पॉइंट। ठीक है, इतना आज करिए, कल आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।